नमस्कार प्यारे बच्चों। आज आपका प्लस टू क्लास का तीसरा अध्याय है जिसका नाम है जनसंख्या संगठन। जनसंख्या संगठन के नाम से ही है कि जनसंख्या संगठन किसे कहते हैं या जनसंख्या संगठन से क्या अभिप्राय है। जनसंख्या संगठन से क्या अभिप्राय है, इसका अर्थ है जनानकीय विशेषताओं का अध्ययन करना। जनानकीय विशेषताओं का अध्ययन करना, या फिर हम कह सकते हैं जनानकीय संरचना का अध्ययन करना। संरचना का अध्ययन करना क्या कहलाता है? जनसंख्या संगठन कहलाता है। ये जनानकीय विशेषताएं क्या होती हैं? जनानकीय विशेषताओं के अंतर्गत आयु संगठन, लिंग संगठन, जीवन प्रत्याशा, व्यवसाय, आवास, साक्षरता, ये सारे जो पॉइंट हैं वो सारे जनानकीय विशेषताओं के घटक हैं। आगे मतलब जनानकीय विशेषताओं का अध्ययन करना क्या कहलाता है? जनसंख्या संगठन कहलाता है। और जनानकीय विशेषताओं के अंतर्गत क्या आता है? आयु संगठन की किस आयु वर्ग के लोग कहाँ कितने अधिक कम ज्यादा, या स्त्री पुरुष कितने हैं, जीवन जीने की अवधि कितनी है, क्या उनके आर्थिक क्रियाकलाप है, कैसा उनका निवास है, क्या उनकी शिक्षा है। तो ये सारी चीजें जनानकीय विशेषताओं के अंतर्गत आती हैं और हम आगे इन विशेषताओं का अध्ययन करेंगे, जिसमें सबसे पहले हम करते हैं लिंग संगठन का। लिंग संगठन किसे कहते हैं? स्त्रियों और पुरुषों की संख्या का जो अनुपात होता है, संख्या का अनुपात क्या कहलाता है? लिंगानुपात कहलाता है। लिंगानुपात कहलाता है। लिंग संगठन में क्या आता है कि स्त्रियों की और पुरुषों की संख्या का जो अनुपात होता है वो लिंगानुपात कहलाता है। भारत में जो लिंगानुपात है कैसे निकालते हैं? स्त्रियों की संख्या को पुरुषों की संख्या से भाग करते हैं। स्त्रियों की संख्या को पुरुषों की संख्या से भाग करते हैं और उसको 1000 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो वो क्या कहलाएगा? आपका लिंगानुपात भारत के हिसाब से। जो भारत में जो लिंगानुपात है 2011 के अनुसार, भारत में जो लिंगानुपात है वो 940 है। विश्व में जो लिंगानुपात है
984 है। विश्व में सबसे अधिक जो लिंगानुपात है वो है यूरोप के लातविया में। यूरोप के लातविया में जो कि 1187 है। और सबसे कम जो है विश्व में वो है एशिया में संयुक्त अरब अमीरात में है। कितना है? 468। लिंगानुपात किसे कहते हैं? स्त्री और पुरुषों की संख्या के अनुपात को लिंगानुपात कहते हैं। भारत में लिंगानुपात कैसे ज्ञात करते हैं? स्त्रियों की संख्या को पुरुषों की संख्या से भाग कर देते हैं और 1000 से उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो वो भारत का लिंगानुपात आ जाएगा। भारत में लिंगानुपात 2011 के आंकड़ों के अनुसार कितना है? 940। 2011 आंकड़ा कैसे लिया? क्योंकि जनगणना हर 10 साल बाद होती है। जो जनगणना है वो हर 10 साल बाद होती है। अब से पहले 2011 में हुई थी, अब 2011 के बाद कब होगी? 2021 में होगी। 2021 के बाद जनगणना कब होगी? 2031 में होगी। तो 10-10 साल के बाद जनगणना होती रहती है। विश्व में सबसे अधिक लिंगानुपात कहां पर है? यूरोप में, लातविया में 1187 है। ये क्या है? पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या। कब लिंगानुपात? 468 एशिया में, संयुक्त अरब अमीरात के अंदर। तो ये है लिंगानुपात, लिंग संगठन, जनसंख्या विशेषताओं का एक पॉइंट। इसके बाद दूसरा पॉइंट है आयु संगठन। दूसरा पॉइंट है आयु संगठन। इसमें क्या होता है? विभिन्न आयु वर्ग होते हैं। जिस तरह से 0 से 14 साल का एक आयु वर्ग है जिसे हम बाल आयु वर्ग कहते हैं, बाल आयु वर्ग। दूसरा है 15 से 59, उसका नाम है प्रौढ़ आयु वर्ग। तीसरा है 60 के बाद वृद्ध आयु वर्ग। तो ये 3 आयु वर्ग हैं। जो 0 से 14 साल का आयु वर्ग है वो, और 60 के वाला जो आयु वर्ग है वो, ये दोनों जो आयु वर्ग हैं ये आश्रित आयु वर्ग हैं। आश्रित आयु वर्ग। ये जो दूसरा है प्रौढ़ आयु वर्ग, ये आपका कार्यशील आयु वर्ग कहलाता है। कार्यशील आयु वर्ग कहलाता है। मतलब ये जो आश्रित जो लोग हैं वो कार्यशील लोगों पर डिपेंड हैं। और कार्यशील लोग कौन से होते हैं? जो काम करते हैं। किसके लिए? आश्रित वर्ग के लिए और अपने लिए भी। तो कार्यशील वर्ग पर डिपेंड होता है आपका आश्रित वर्ग। अगर किसी देश के अंदर आश्रित आयु वर्ग अधिक है, अगर किसी देश में ये वर्ग अधिक है और ये वर्ग कम है, तो मानिए उस देश का विकास क्या होगा? कम। वो देश अविकसित की श्रेणी में होगा, वो देश विकासशील की श्रेणी में हो सकता है, लेकिन वो देश कभी भी विकसित श्रेणी में नहीं आएगा। जिस देश के अंदर कार्यशील अधिक हो और आश्रित कम हो, वो देश क्या होगा? विकसित श्रेणी में रहेगा। वो किस में रहेगा? विकसित श्रेणी में रहेगा।
तो ये है विभिन्न आयु वर्गों का समूह है। इसके बाद एक है जीवन प्रत्याशा था। इसमें क्या होता है, जन्म से लेकर मृत्यु तक की आयु, या हम कह सकते हैं जन्म से लेकर मृत्यु तक जीवन अवधि, कि एक इंसान जन्म लेने के बाद कितनी आयु तक वो जीवित रहता है, कितनी उसकी जीवन जीने की अवधि है, उसे हम क्या कहते हैं, जीवन प्रत्याशा। हर व्यक्ति की अलग अलग होती है। कोई व्यक्ति 60 साल की एज तक जीता है, कोई 70 तक जीता है, कोई 80 तक जीता है, कोई 100 साल की एज तक भी जीता है, कोई 50 तक भी जीता है। तो ये क्या चीज है, ये आपकी उस व्यक्ति की जीवन प्रत्याशा है। भारत की जो जीवन प्रत्याशा है वो लगभग 65 और 70 के मध्य में है, पूरे भारतीय अगर हम एवरेज निकालते हैं तो। बाकी जो विकसित जितने भी देश हैं, चाहे वो जापान है, ये आपका यूरोप के देश, इंग्लैंड वगैरह है, इन सब की 90 प्लस के पास, 85-90 प्लस आपकी जीवन प्रत्याशा मिलेगी आपको, कि मतलब वहां पर प्रत्येक व्यक्ति की आयु ये है जीवन जीने की। इंडिया में हमारे कम है, 65 से 70 के बीच में रह जाती है यह जीवन प्रत्याशा। साक्षरता, जो लिख पढ़ जानता हो वो साक्षर है, जो लिख पढ़ सके उसे क्या कहते हैं, साक्षर। जो लिख पढ़ना नहीं जानता वो क्या रहेगा, निरक्षर रहेगा। ये सारी चीजें क्या है, ये सारी जनानिकीय विशेषताओं का अध्ययन है। एक था इसमें व्यवसाय, व्यवसाय जनता का, किस तरह के व्यवसाय करते हैं। हो सकता है कि कुछ जनता प्राथमिक व्यवसाय करती हो, कुछ लोग द्वितीय व्यवसाय में संलग्न हो, कुछ लोग हो सकते हैं तृतीय में हो, कुछ लोग हो सकते हैं चतुर्थ में हो। प्राथमिक में कौन से होते हैं, चाहे आप कृषि करते हो, आप खेत करें, संग्रहण करें, मत्स्य पालन, ठीक है, लकड़ी काटना वगैरह, ये सारे जो कार्य होते हैं जो हम गांवों के अंदर करते हैं, भूमि से जुड़कर प्रत्यक्ष काम करते हैं, वो सारे के सारे आपके प्राथमिक क्रियाकलापों के अंदर आते हैं। तो कुछ लोग इन लोगों में, इस काम में लगे होते हैं प्राथमिक कार्यों के अंदर, कुछ लोग द्वितीय व्यवसाय में लगे होते हैं। द्वितीय आर्थिक क्रियाकलाप या द्वितीय व्यवसाय कौन सा होता है, जो लोग उद्योगों में काम करते हैं, फैक्ट्रियों में काम करते हैं, वो लोग किस में आएंगे, द्वितीय व्यवसाय के अंतर्गत आएंगे। तृतीय, जो लोग सेवाएं देते हों या परिवहन में लगे हों या परिवहन का कार्य करते हों, वो सारे किस में शामिल हो जाएंगे, तृतीय व्यवसाय के अंदर शामिल हो जाएंगे। चतुर्थ, आप किसी तरह की हम कह सकते हैं कोई खोज है, कोई अन्वेषण है, ठीक है, कोई शोध है, ठीक है, वैज्ञानिक तकनीक वगैरह जो भी आती है आपकी, ये सारे सारे किस में आ जाएंगे, चतुर्थ क्रियाकलाप में आ जाएंगे। जो हमने अभी बात की वो थी जनसंख्या संगठन की विशेषताएं। हम जनसंख्या संगठन में इन सब चीजों का अध्ययन करते हैं।
इस चैप्टर की दृष्टि से इसमें से कोई बड़ा प्रश्न आने की संभावनाएं बहुत कम रहती है। इसमें बड़ा प्रश्न सिर्फ एक ही बनता है और वो प्रश्न है आयुलिंग पिरामिड का। बाकी प्रश्न आपके छोटे नंबर प्रश्न बन जाते हैं, 2-2 नंबर के प्रश्न आते हैं। 2 नंबर के प्रश्नों के अंदर आपका क्या रहता है कि जनसंख्या संगठन किसे कहते हैं, जनसंख्या, जो छोटे प्रश्न जो आने होते हैं, जनसंख्या संगठन किसे, ये 2 नंबर का प्रश्न आता है। और लिंगानुपात किसे कहते हैं, ये भी 2 नंबर का प्रश्न आने वाला है। विभिन्न आयु वर्ग कौन कौन से हैं, ये भी 2 नंबर का प्रश्न है। अब विभिन्न आयु वर्ग में जो आश्रित और जो कार्यशील आयु वर्ग है, इन दोनों में अंतर आता है, ये कई दफा 3 नंबर का आ जाता है। ठीक है। ये प्रश्न इसमें 2 या 3 नंबरों से संबंधित हैं जो इस अध्याय में आते हैं। बड़ा प्रश्न एक आता है इसमें, आयुलिंग पिरामिड। आयुलिंग पिरामिड, ये आयुलिंग पिरामिड क्या होता है? आयुलिंग पिरामिड, पिरामिड क्या होता है? जिसका आधार बड़ा हो और जिसका शीर्ष एक बिंदु के समान हो, उसे हम पिरामिड कहते हैं। तो ये जो हम पिरामिड बनाएंगे, ये पिरामिड होगा आयुलिंग पिरामिड का। आयुलिंग पिरामिड, आयु और लिंग दोनों इसमें कंबाइन हो गए, दोनों इसमें कंबाइन हो गए। जिस तरह से मानिए एक पिरामिड है, एक साइड में स्त्रियों की संख्या है, एक साइड में पुरुषों की संख्या है। अब ये पैमाना इसका है एज का कि 0 से 4, 5 से 8, 9 से 12, 13 से चाचा का आंकड़ा करो ना, 8, 9 से 12 और 13 और 4 17। तो मतलब किसी देश के अंदर 0 से 4 साल में पुरुषों की कितनी संख्या है और स्त्रियों की कितनी संख्या है? स्त्रियों की कितनी संख्या है, या फिर उस देश के अंदर 5 से 8 साल वाले बच्चों की कितनी संख्या है और स्त्रियां कितनी है उसके अंदर, या 9 से 12 में पुरुष कितने हैं और स्त्रियां कितनी हैं। इस तरह का एज के हिसाब से ये आपका धीरे धीरे पिरामिड बनता जाएगा। तो अब ये आकृति इसको बनाते हैं तो ऐसे बढ़ जाती है ना, अब एक पिरामिड की भांति। मतलब हमने इसमें क्या दिखाया, इसमें हमने आयु भी दिखा दी, इसमें हमने पुरुषों का और स्त्रियों का अनुपात भी दिखाया है, आयु भी दिखा दी और स्त्रियों की संख्या भी हमने दिखा दी यहां से, और पुरुषों की संख्या हमने यहां पर दिखा दी कि अब जैसे ये पिरामिड था आपका, इस पिरामिड से हमें देखने में क्या मिलता है। मान लीजिए ये वृद्ध आयु वर्ग का 70 की एज मान लो, 70 से 74 की एज मान लीजिए, मतलब इस लेवल के ऊपर जाके जनसंख्या बहुत कम है, पुरुष भी बहुत कम है और स्त्रियां भी बहुत कम है। ये पिरामिड हमें क्या दिखाता है कि इस पिरामिड के हिसाब से ये एक विकासशील देशों का पिरामिड हो सकता है, विकासशील देश जिसके अंदर जन्म दर क्या है, अधिक है,
क्योंकि ये जनसंख्या अधिक है ना इसके अंदर, तो जन्म दर क्या इस देश के अंदर अधिक है। इस देश में वृद्ध आयु वर्ग भी कम है, वृद्ध कम है, और युवा जो है वो भी मध्य का है। तो हम कह सकते हैं कि इस देश में जनसंख्या में अत्यधिक बढ़ोतरी हो रही है। हम इसे कह सकते हैं कि इसमें जनसंख्या में बहुत अधिक बढ़ोतरी हो रही है। मतलब कह सकते हैं कि ये एक तरह का विस्तारित होता पिरामिड है। ये जो पिरामिड है, इस पिरामिड का विस्तार हो रहा है। विस्तार कहां पर हो रहा है? आधार कि आधार मतलब जन्म दर इसमें अधिक है। जन्म दर जिसमें अधिक होगी, मृत्यु दर जिसमें कम होगी, उस पिरामिड को हम विस्तारित या विस्तार होता हुआ पिरामिड कहेंगे। ऐसा पिरामिड आपका बांग्लादेश है, नाइजीरिया है, ऐसे जो देश हैं, बांग्लादेश वगैरह में ऐसे पिरामिड देखने को बन सकते हैं आपके। बांग्लादेश है, नाइजीरिया है, इन देशों में ऐसे पिरामिड बनते हैं जहां पर जन्म दर अधिक होगी। ये तो पहला पॉइंट था आपका। आयोनिक पिरामिड में 3 पॉइंट है। पहला है विस्तारित होती जनसंख्या, ठीक है। इसमें दूसरा पिरामिड है आपका जिसमें जन्म दर कम होगी। ऐसा पिरामिड जिसमें जन्म दर कम होगी, हम कह सकते हैं एक तरह की स्थिर जनसंख्या वहां पर कह सकते हैं। मान लीजिए ये पैमाना है और हम ये पिरामिड बना रहे हैं, इसके ऊपर जन्म दर कम है, मतलब तो पिरामिड आपका पैरेलल चलेगा सारा। वृद्ध आयु वर्ग भी आपको लगभग वैसा ही मिल जाएगा, जन्म दर से थोड़ा कम होगा, लेकिन इससे थोड़ा कम होगा, लेकिन इसे विस्तारित होता नहीं कहेंगे। क्यों? क्योंकि इसमें जो जन्म दर है वो लोग और कार्यशील जो आयु वर्ग है बीच का लोग, क्योंकि मान लीजिए ये तो सारा मान लीजिए इतना वर्ग आपका बाल आयु वर्ग का है, 0 से 14 का मान लीजिए, और ऊपर का ये जो आयु वर्ग है आपका, ये मान लीजिए सारा 15 से 59 का, और ऊपर का आयु वर्ग ये मान लीजिए आप अपना 60 से अधिक का। तो इसमें जन्म दर इतनी अधिक नहीं बढ़ रही। ये पिरामिड एक स्थिर पिरामिड है, स्थिर पिरामिड। स्थिर पिरामिड में क्या होता है? जनसंख्या में बढ़ोतरी नहीं होती, जनसंख्या में बढ़ोतरी नहीं होती। ऑस्ट्रेलिया का पिरामिड आपका ऐसा ही बनेगा। ऑस्ट्रेलिया का जो पिरामिड है वो ऐसा मिलेगा। मतलब हम कह सकते हैं कि इसके अंदर जन्म दर और मृत्यु दर दोनों ही समान है, दोनों ही समान। जबकि पहला जो पिरामिड था इससे पहले, उसमें जन्म दर अधिक थी। जो विस्तारित होता पिरामिड था उसमें जन्म दर अधिक थी और मृत्यु दर भी उसमें अधिक थी। मृत्यु दर भी उसमें अधिक थी, जन्म दर भी उसमें अधिक थी। और इसमें क्या है? दोनों समान है, तब ये स्थिर है, तब ये स्थिर है। अब इसके बाद तीसरा पिरामिड है, हम उसकी, ये स्थिर पिरामिड वाला दूसरा पिरामिड था, हम तीसरे पिरामिड की बात करेंगे। तीसरा पिरामिड है ह्रास होता पिरामिड, ह्रास होती जनसंख्या, ह्रास होती या ह्रासमान जनसंख्या। इसमें क्या होता है? जो पिरामिड है उसमें जन्म दर कम होती है और कार्यशील जनसंख्या अधिक होती है। अब इसमें ये जन्म दर जो है वो कार्यशील से कम है। मान लीजिए ये आपका बाल आयु वर्ग है,
0 से 14 वाला। ये मान लीजिए आपका कार्यशील जनसंख्या आपकी 15 से 59 की, और ऊपर वाली आप 60 से प्लस चले जाओ। तो अब ये जो जनसंख्या है वो जनसंख्या कार्यशील जनसंख्या से कम है, ये अधिक जनसंख्या है, ये कम है। तो इसमें कह सकते हैं कि जन्म दर कम होने से जनसंख्या का ह्रास होता है, जनसंख्या का ह्रास होता है, मतलब इसमें बाल आयु वर्ग बहुत कम है। ऐसे पिरामिड आपको जापान का उदाहरण ले सकते हैं। जापान के अंदर ऐसे पिरामिड मिलते हैं, जापान के अंदर ऐसे पिरामिड मिलते हैं। इनमें जो वृद्धि दर होती है वो 0 होती है, इसमें वृद्धि दर 0 होती है। अब आपने आयुलिंग पिरामिड के अंदर 3 पिरामिड देखे, मैं तीनों की तुलना कर देता हूं। आयुलिंग पिरामिड में आपने 3 पिरामिड बनाया आपने, जो आपको अंतर करने में थोड़ा सा आसान रहेगा। पहला था आपका विस्तारित होती जनसंख्या, विस्तारित होती जनसंख्या। दूसरा था आपका स्थिर जनसंख्या, ये 3 पिरामिड है, इसमें 1, 2 और 3 स्थिर जनसंख्या। तीसरा है ह्रासमान, ह्रासमान जनसंख्या। विस्तारित होती जनसंख्या में क्या थी, जन्म अधिक था, जन्म दर लगा लेना, जन्म दर अधिक था, और मृत्यु दर भी अधिक थी। स्थिर जनसंख्या में क्या है, दोनों समान हैं। ह्रासमान जनसंख्या में क्या है, जन्म दर कम है और मृत्यु दर भी कम है। मृत्यु दर में कम मानेंगे ना, जन्म दर तो यहां पर माइनस में है, 0 कह सकते हैं, तरह का कम तो वो होता है कि कम हो, लेकिन यहां कम ना मानो, जन्म दर यहां पर ना के मृत्यु दर से कम जन्म दर है, यहां पर मृत्यु दर से भी कम जन्म दर है यहां पर, ठीक है ना। तो यहां पर क्या है, इसमें जनसंख्या में ह्रास होगा, यहां पर जनसंख्या में ह्रास होगा, ह्रासमान जनसंख्या हम कह सकते हैं। तो ये 3 पिरामिड है, तीनों के पिरामिड के आकार भी अलग अलग रहेंगे, वो मैंने आपको बताया था, उसको दोबारा देखना। ये त्रिभुज की भांति बनेगा पूरा पूरा ही, ये तो त्रिभुज की भांति, ये लगभग समान सा रहेगा ना, इसमें यहां बढ़ोतरी ना जी। यहां पर क्या है, एक तरह का मान के चलो कि नीचे अगर कम है तो ऊपर बढ़ जाएगा, फिर वापस ऊपर वैसे हो जाएगा। सुंडाकार कह सकते हैं, सुंडाकार, शीर्ष इसका सुंडाकार की तरह लगता है। शीर्ष जो है ह्रासमान जनसंख्या का वो सुंडाकार की भांति होता है, जिसमें जनसंख्या का ह्रास होता है, आधार जिसका कम होता है। तो ये है जनसंख्या संगठन का पिरामिड। इस पूरे चैप्टर के अंदर अगर बड़ा 5 नंबर का अगर प्रश्न आएगा तो यही आएगा, इसके अलावा इस चैप्टर में 5 नंबर का आने वाला कोई प्रश्न नहीं है। 2 नंबर के प्रश्न आएंगे, वो मैंने आपको बता दिया, जनसंख्या संगठन का, लिंगानुपात का। इससे ज्यादा पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हो, चैप्टर की पीडीएफ आपको मिल जाएगी, ठीक है। और इसके नोट्स बना लेना, ये एक चैप्टर कंप्लीट ही मानो समझाने की दृष्टि से। बाकी आपको एक इसका पीडीएफ मिलेगा, उसको नोटबुक में लिख लेना और तैयार कर लेना। आसान सा चैप्टर है, सबसे छोटा चैप्टर यही रहता है इस पूरी बुक्स के अंदर।